जरा सोचिए क्या हो अगर हमारे दिमाग के अंदर एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो। एक ऐसा कोड जो हमारी सोच, हमारे एहसास और हमारे हर फैसले को चुपचाप कंट्रोल कर रहा हो। आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर को एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो वाकई में वैसी ही है, या कहीं हमारा दिमाग हमें बस वही कहानी तो नहीं सुना रहा जो हम सुनना चाहते हैं। और ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर यह सच है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए, हमें शॉर्टकट देने के लिए अक्सर हमसे झूठ बोलता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। यही हमारे मेंटल सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लिच है। तो चलिए इस ग्लिच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग ने तेजी से फैसले लेने के लिए कुछ शॉर्टकट बना रखे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये शॉर्टकट कभी-कभी हमें बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये दिमागी सिस्टम के बग्स की तरह हैं। जैसे कि हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना बहुत अच्छी बात है, इससे हम एफिशिएंट बनते हैं। पर सच तो यह है कि जब भी हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं, हमारा आईक्यू कुछ देर के लिए गिर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरी रात न सोने के बाद महसूस होता है। एक और उदाहरण देखिए। अगर कोई मीटिंग में डूडलिंग कर रहा है तो हमें लगता है कि वो बोर हो रहा है, लेकिन असल में रिसर्च बताती है कि ये ध्यान लगाने का एक तरीका है। डूडलिंग हमारे शरीर को व्यस्त रखती है ताकि दिमाग पूरी तरह से सुन सके। और सबसे बड़ा धोखा वो है हमारी याददाश्त। हम सोचते हैं कि हमारी यादें एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह हैं, एकदम पक्की। पर ऐसा नहीं है। हर बार जब हम कोई पुरानी बात याद करते हैं, हमारा दिमाग उस कहानी को थोड़ा सा बदल देता है, उसे एडिट कर देता है। यानी हमारा अतीत भी वो नहीं है जो हम सोचते हैं। चलिए अब दिमाग के अंदर से निकलकर बाहर की दुनिया में आते हैं, लोगों के बीच। लोग बोलते कम हैं, लेकिन इशारे बहुत कुछ कर जाते हैं। चलिए इस खामोश सामाजिक भाषा को पढ़ना सीखते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी से बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो हम अनजाने में ही उसके बैठने या बात करने के तरीके की नकल करने लगते हैं। इसे मिररिंग कहते हैं। ये कनेक्शन का एक साइलेंट सिग्नल है, शरीर की खामोश रजामंदी। और भी कई इशारे हैं, जैसे देर तक नजरें मिलाना अक्सर विश्वास दिखाता है। जो लोग ग्रुप में शांत रहते हैं वो असल में सबसे ज्यादा चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। और किसी की छोटी छोटी बातें याद रखना ये दिखाता है कि कोई इमोशनली कितना इन्वेस्टेड है। और सबसे हैरान करने वाली बात, दिमाग के लिए रिजेक्शन का दर्द और शारीरिक चोट का दर्द दोनों एक बराबर है। तो अब जब हम इन कोड्स को समझने लगे हैं, तो सवाल ये है कि हम अपनी बातचीत को, अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सेक्शन हमें कुछ बहुत काम के तरीके सिखाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम कौन से शब्द चुनते हैं, इससे ये तय होता है कि लोग हमें कैसे देखेंगे, हमारी इज्जत करेंगे या हम पर भरोसा करेंगे। जरा देखिए कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कहने के बजाय अगर हम कहें ये मेरी पसंद का नहीं है, पर मैं आपकी बात समझता हूं, तो ये सम्मान दिखाता है। ये नामुमकिन है कि जगह पूछिए, ये मुश्किल तो है पर हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखाता है। बस इन छोटे बदलावों से बातचीत का पूरा माहौल बदल जाता है। अब हम इस कोड के सबसे गहरे और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर आ गए हैं, यानी कि आकर्षण का मनोविज्ञान। और यकीन मानिए, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि आकर्षण इस बात पर कम निर्भर करता है कि हम असल में कौन हैं, और इस बात पर ज्यादा कि हम सामने वाले के मन में कौन सी भावना, कौन सी कहानी जगाते हैं। ये लॉजिक का नहीं, एहसास का खेल है। और यहीं पर काम करता है मनोवैज्ञानिक ध्रुवीयता का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि आकर्षण एक जैसी चीजों में नहीं, बल्कि दो अलग अलग विपरीत ऊर्जाओं के बीच के खिंचाव से पैदा होता है। जैसे एक चुंबक के दो अलग पोल्स। यही खिंचाव केमिस्ट्री और इच्छा पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा नजदीकी, हर वक्त उपलब्ध रहना कभी-कभी आकर्षण को कम कर सकता है, क्योंकि जब सारा रहस्य खत्म हो जाता है तो वो चुंबकीय खिंचाव भी कम हो जाता है। थोड़ी सी दूरी जिज्ञासा को बनाए रखती है, और यही जिज्ञासा इच्छा को जिंदा रखती है। और यही बात हमें नाइस गाय वाले विरोधाभास को भी समझाती है। जब कोई प्यार अपनी जरूरत या अपने खालीपन को भरने के लिए देता है, तो वो एनर्जी बोझिल लगती है। प्यार जब एक साझा सफर न रहकर एक रेस्क्यू मिशन बन जाता है, तो वो अक्सर कामयाब नहीं होता।
तो अब तक के सफ़र के बाद हम अपने सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, और वो ये है कि असली शक्ति का स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। ये एक बहुत ही गहरा सच है। हम दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो असल में उनके बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में बताता है। हमारा हर काम एक आईने की तरह है जो हमारी अपनी ही शक्ल दिखाता है। इसी को कार्ल युंग ने आत्म साक्षात्कार का रास्ता कहा है, यानी अपने अंदर के छिपे हुए पैटर्न को पहचानना, अपने उन हिस्सों को भी अपनाना जिन्हें हम पसंद नहीं करते, दूसरों में अपनी खुशी खोजना बंद करना, और सबसे जरूरी अपने मूल्य का, अपनी कीमत का स्रोत खुद बनना। तो इस सारी बातचीत का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना या दिमागी खेल खेलना नहीं है। असली शक्ति है इमोशनल आज़ादी में, एक ऐसी अंदरूनी मजबूती जो बाहर से किसी भी चीज पर निर्भर ना हो, अधिकार जताए बिना अपनी उपस्थिति महसूस कराना, यही असली ताकत है। और अब आखिर में ये सवाल सबके लिए, अब जब मानव मन के इस छिपे हुए कोड की चाबी किसी के हाथ लग गई है, तो वो इसका इस्तेमाल अपनी दुनिया को बदलने के लिए कैसे करेगा? इस पर सोचना जरूरी है।